जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका मित्र शिवम एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं आपको पर डे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज मैं थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बातें करूंगा। हो सकता है कि वीडियो बहुत अच्छे होगी, बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ। चलते हैं बिना समय वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास, संविधान की जो पॉलिटी है इसका कैसे विकास हुआ। देखिए, जैसे कि आपको भी पता होगा कि हमारा जब देश जो था ये गुलाम था। सबसे पहले मंगोलों ने शासन किया, उसके बाद जो है 1600 के बाद अंग्रेज़ों ने शासन किया। तो जब वो अंग्रेज़ आए तो वो अपना अपना एक एक अलग अलग पॉलिसी लेते आए। उसी पॉलिसी को आगे बढ़ते गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। और उसी का जैसे हमारा जब देश आज़ाद हो गया तो उन्हीं सब पॉलिसी को लेकर के फिर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से जो है कुछ जो है एक्ट ले लेकर के क्या किया गया, संविधान का विकास हुआ। ठीक है। तो जैसे कि आपका आ जाता है 1773 में, 1773 में आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। उसके बाद आता है 1784 में आता है, इसमें आता है ईस्ट इंडिया एक्ट आता है। फिर उसके बाद आता है 1784 के बाद आ जाता है 1813 का चार्टर एक्ट आता है। फिर 1813 में चार्टर अधिनियम आता है। फिर मतलब ये जो है ना, ये लोग पॉलिसी बना दिए कि हर एक 20 साल पे, ठीक है, एक जो है चार्टर एक्ट लगाएंगे। देखिए 1773 में आए, 1773 के बाद फिर जो 1784 में आ गए जो कि ईस्ट इंडिया एक्ट आई। उसके बाद 1813 में आए, फिर 1833 में आ गए, फिर 1833 के बाद 1853 में 20 साल बाद आ गए। ऐसे ही इनकी प्रक्रिया बढ़ती गई। उसके बाद 1858 में आ गए और जब जब ये अपना पॉलिसी लाए कुछ ना कुछ ये उसमें अधिनियम जोड़ते गए कि इस अधिनियम का तहत ये करेंगे। तो इसके विषय में हम डिटेल आपको जानकारी देंगे। थोड़ा जान लेते हैं कैसे विकास हुआ था संविधान का। उसके बाद 1861 का आता है भारत का परिषद अधिनियम। फिर 1892 में आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऐसे आ जाता है साथियों इसका भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है। फिर उसके बाद आता है 1909 के बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आ जाता है। उसके बाद 1935 का भारतीय शासन अधिनियम आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है 1935 भारतीय शासन अधिनियम से। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए 1935 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको विषय में बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे, आगे बातें करते हैं। उसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो की क्वालिटी डाउन हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कोई भी क्वालिटी आपको कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा। एक एक चीज़ विस्तार से हम बात करेंगे। चलते हैं संविधान। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें अब संविधान से हमारा क्वेश्चन बनता है कि संविधान को किसने बनाया, संविधान को किसने लिखा, इसके जनक या निर्माता कौन है। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए संविधान को किसने बनाया, तो संविधान को एक्चुअली में कौन बनाया, संविधान सभा ने बनाया। ठीक है। जब संविधान सभा बना जिसमें कि आपका पहली बार जब बैठक हुई उसमें 73 लोग शामिल हुए थे। ठीक है। तो ये संविधान सभा मीटिंग हुई, अलग अलग समितियाँ बनी, सब अलग अलग प्रारूप तैयार किए, उसके अकॉर्डिंग जो है संविधान बना। किसने लिखा, देखिए संविधान को लिखने वाले कौन थे, ये प्रेम राय ज़्यादा थे। कौन थे, प्रेम बिहारी रायजादा। इसको याद रखिएगा कि संविधान को लिखने वाले कौन थे, प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निर्माता कौन है। तो संविधान का निर्माता या जनक किसको माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि संविधान सभा का गठन का विचार किस में आया। जैसे कि हम बोले ना, पीछे ही बताया कि संविधान का धीरे धीरे विकास हुआ, जैसे अंग्रेजों ने अपना अपना चार्टर एक्ट लाया, ऐसे ही संविधान का जो है गठन का विचार आया। ये विचार किसके अंदर आया सबसे पहले, तो संविधान की गठन का विचार जो है सबसे पहले एम.एन. रॉय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय को जो है संविधान के गठन का विचार आया था। तो इसको आपको याद रखिएगा। ठीक है। जो कि इन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने इनके माइंडसेट में था कि नहीं संविधान का जो है गठन किया जाए। अब आ जाते हैं उसी समय एक आती है पार्टी आती है, जैसे कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो जाती है, आपको पता भी होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो एक पार्टी बनी थी, उससे भी पहले एक पार्टी बनी थी, वो थी स्वराज पार्टी। ठीक है।
जो कि इसमें बाल गंगाधर तिलक जो है उसको जो है लीड कर रहे थे, ठीक है। और ये जो है पहली पार्टी थी जो कि 1934 में संविधान गठन के बारे में जो है बताई थी। वो तो 1885 में हमारा एक बना ही था पार्टी, लेकिन एक स्वराज पार्टी बनी थी जिसका हेड कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसको भी आपको याद रखना। और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने ही सबसे पहली बार ये जो है संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंडियन कांग्रेस ने, अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि आईएनसी ने 1935 ईस्वी में जो है गठन का आधिकारिक मांग की। मतलब देखिए सबसे पहले तो जो है स्वराज पार्टी मांग की थी कि नहीं संविधान सभा के गठन होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है कौन मांगा, राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांगा, जो कि 1885 में ये बन चुका था ये पार्टी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट करा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार की गठन की मांग की, ठीक है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या होता है? तो अगस्त प्रस्ताव जो है सन 1940 में होता है और पहली बार जो है इसने भी गठन की मांग की स्वीकृति की कि नहीं होगा। यानी देखिए सबसे पहले आपको जो है स्वराज पार्टी ने मांगा 1934 में, उसके बाद राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांगा 1935 में संविधान सभा के गठन की। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में मांगा, ठीक है। इन्होंने वयस्क मताधिकार की मांग की, ठीक है, 1939 में। उसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की मांग होता है 1940 में, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव जो है जब 1940 में पहली बार जो है स्वीकृत होती है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव जो है फेल हो जाता है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक होता है क्रिप्स मिशन आता है। ये क्रिप्स मिशन 1942 में ये गठन होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में, इसका गठन का आधार, क्रिप्स मिशन जब बनती है तो ये जो है 1942 में इसकी मांग होती है, गठन की मांग किसी की भैया क्रिप्स मिशन बनता है। इसको जो है महात्मा गांधी ने यह द पोस्ट डेटेड चेक भी कहा इसको। जैसे जो अंग्रेज थे वो लोग देश को आज़ाद नहीं करना चाहते थे, ठीक है। उन लोगों को मानसिकता था कि जो है देश को 1950 तक जो है आज़ाद किया जाए। तो इसी से संबंधित जो है 1942 में, जैसे कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अपना आज़ाद हिंद फौज के लेकर जब पहुँचे तो उस समय जो है क्रिप्स मिशन की मांग हुई थी, तो इसको याद रखना है। तो ये लोग क्या किए, क्रिप्स मिशन में ये गठन हुई। महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक भी कहा। क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अभी बताया आपको कि उसी टाइम पे क्रिप्स मिशन के विरोध में ही क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा। अब यहाँ से आइए क्रिप्स मिशन से रिलेटेड और 2-3 फैक्ट। आगे क्या कह रहा है, जैसे क्रिप्स मिशन जब बनता है 1942 में तो इसका गठन का कुछ आधार भी था। क्या आधार था, इसको देखते हैं। क्रिप्स मिशन जो है 1946 में इसका गठन होता है। इसका अध्यक्ष होते हैं सर पैथिंक लॉरेंस होते हैं, ठीक है। और उसमें सदस्य कौन से होते हैं, एवी अलेक्जेंडर और स्टिटफोर्ड। मतलब ये विरोध इसलिए होता है कि इस क्रिप्स मिशन में जो भी शामिल थे, 3 सदस्य थे और तीनों के तीनों ब्रिटिश थे, इसमें इंडियन कोई भी शामिल नहीं था। इसीलिए इसको महात्मा गांधी जी ने इसको विरोध में क्या किया, पोस्ट डेटेड चेक कहा इसको, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं क्रिप्स मिशन से रिलेटेड। और इसका 2 पार्ट में हमने बांट दिया, एक होता है अंतरिम सरकार और एक होता है संविधान सभा। क्रिप्स मिशन को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जो कि अंतरिम सरकार जो कि 2 सितंबर 1946 को ये बनती है और संविधान सभा का जो गठन होता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है। यानी उस दिन से संविधान सभा गठन होती है, उसके बाद हमारा संविधान सभा बनने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आइए देखिए, अब संविधान सभा का जब गठन होता है तो उसमें भी चुनाव हो जाता है। देखिए उस चुनाव में कितने लोग शामिल होते हैं उससे रिलेटेड देखते हैं। तो जब संविधान सभा का गठन होता है तो उसमें कुल टोटल निर्धारित सीटें कितने होती हैं, 389 होती हैं, ठीक है। अब इसमें 389 सीटों में जो है प्रांत बी होता है। प्रांत बी में जो कि आपका 292 सीट्स आती हैं। चीफ कमिश्नरी के 4 सीट होते हैं और देशी रियासतें जिसमें क्या होती है 92 जो कि मनोनीत होती हैं।
अब ये देखिए गठन में बता रहे हैं 500, ये 292 प्रांत क्या है, मतलब छोटे छोटे, जैसे हमारा जब देश आज़ाद हो गया था, तो जब देश आज़ाद हो गया तो छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था, छोटे छोटे रजवाड़े थे और छोटा छोटा राज्य सिटी जैसा था। तो जो सिटीज थी, शहरें थी, तो टोटल तो इनके ये कितने हो गए थे, ये जो है 292 थे। और जो देसी रियासतें थे जहाँ पे राजवाड़े सब राज्य करते थे, तो उनका भी जो है प्रांत को लेकर इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये कितने थी, तो ये 93 थी। और एक था चीफ कमिश्नरी, जो चीफ कमिश्नरी वाला जो क्षेत्र है, ये 4 थी। ये 4 में कौन कौन थी, तो एक तो दिल्ली था, उसके बाद एक अजमेर वाड़ा था, एक दुर्ग था जो कि कुर्ग था, जो कि अभी कुर्ग आपका जो है महाभारत में हम नाम सुने होंगे, तो कुर्ग वहाँ से जुड़ा हुआ है, जो कि रण क्षेत्र था हमारा, महाभारत में देखे होंगे। तो जो कि करेंट टाइम में ये पाकिस्तान में पड़ता है, एक बलूचिस्तान था। तो ये 4 क्षेत्र ये कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी थी। तो टोटल ये सभी मिलाकर कितने संविधान सभा की सीटें हुई, ये निर्धारित हुई थी 389 सीटें निर्धारित हुई थी। तो इसको याद रखिए। और देसी रियासतें कितनी थी, 93 थी। तो थोड़ा और इससे आगे बढ़ते हैं, जब इलेक्शन होता है तो देखिए कौन कितना जीतता है, आगे बताते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रांतीय VS अप्रत्यक्ष चुनाव, जो कि प्रांत से जो होती हैं रियासतें आती हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से थी, ठीक है। और जब चुनाव हुआ तो इसमें सर्वाधिक जो है यूपी के संयुक्त प्रांत सब आए थे। देखिए पहले पहले हमारा यूपी का जो नाम था, ये संयुक्त प्रांत के भी नाम से जानते थे उत्तर प्रदेश को, जो कि इसमें हमारे यूपी से केवल 55 जो है संयुक्त प्रांत यानी छोटे छोटे सिटीज़ थी। तो इसको याद रखना है। और टोटल जब चुनाव हुआ तो 296 आई थी, जो कि 296 में 55 यूपी से आई थी। और रियासतें जो कि आई थी, जैसे मैसूर है, जो कि रियासतें 7 आई थी, ठीक है। जैसे कि मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो 296 में कौन कौन सी आई थी, तो देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी, तो 208 से कांग्रेस को सीटें मिली थी। और मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग को कितने मिली थी, 73 सीटें मिली थी। और 15 छोटे छोटे लोगों को मिली थी। तो जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ 389 सीटों में 208 इंडियन कांग्रेस को मिली, और मुस्लिम लीग को जो है 73 मिली, और अदर जो है उनको जो है 15 मिली थी। तब आगे देखते हैं, तो जब ये रियासतों का जब चुनाव हो गया, तब उसके बाद हुआ कि भाई चलो इसका गठन होता है। तो इसका जब गठन हो जाता है तो कब गठन होता है, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता था है, ठीक है। अब इसमें एक बात और याद रखिए, कुछ ऐसी रियासतें थी कि उस समय संविधान सभा के टाइम पे जो है ये शामिल नहीं थी, जैसे कि आपका हैदराबाद हो गया। हैदराबाद जो है बाद में जो है शामिल हुआ था, ठीक है। जहाँ के शासक निजाम था उसको याद रखना है, ठीक है। और कुछ और रियासतें थी, जैसे कि हमारा शिमला हो गया, तो वो सब नहीं था, मेघालय था, ये सब उस समय अभी शामिल नहीं थे। अभी एक और बात है, इससे रिलेटेड फैक्ट ये याद रखिए कि जब ये संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था, जब बैठक हुई थी, तो इसमें जो है 15 महिलाएं थी, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पहले जो है ना, सबसे पहले बंगाल से चुने गए थे। तो ये भी याद रखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा का जब चयन हुआ, तो सबसे पहले ये पूर्वी बंगाल से, ठीक है, पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़े थे, जो कि आज़ादी से पहले, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल जो कि अभी करेंट टाइम में उसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। लेकिन आज़ादी के बाद जो है फिर जो है हमारा देश जो है बट गया, 2 हिस्सों में बट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। उधर पाकिस्तान हो गया, पूर्व में 2 हिस्सा हो गया था, और पश्चिम में जो है आपका पाकिस्तान हो गया। तो पूर्वी बंगाल के बाद वो जो है फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पुणे से चुनाव लड़ते हैं संविधान सभा की सीट्स के लिए, पुनः फिर से वो निर्वाचित होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे कौन से राजनेता हैं जो कि 2 बार जो है चुनाव लड़ते हैं संविधान सभा सीट के लिए। तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहली बार जो है वो लड़े थे कहाँ से, पूर्वी बंगाल से, जो कि करेंट टाइम में जो है बांग्लादेश है। और दूसरी बार वो कहाँ से लड़े थे, तो वो जो है पुणे से लड़े थे, ठीक है। तो इसको भी याद रहे, ये निर्वाचित हुए थे पुनः। और थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। पहले जो है पूर्वी बंगाल क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, या बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद रियासत जो है शामिल नहीं था, तो इसको भी आपको याद रखना, मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ। अब आइए थोड़ा सा और देखते हैं। आगे कह रहा है कि आंशिकतः लागू, ठीक है। जब हमारा संविधान बन जाता है, तो संविधान हमारा बनकर कब तैयार हो जाता है,
तो संविधान हमारा जब 11वीं बैठक होती है, याद रखिए, जब संविधान सभा की 11वीं मीटिंग होती है, कब होती है? 26 नवंबर 1949 को जो है उस बैठक में संविधान जो है हमारा बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 तक। और उस समय जो है ना आंशिक रूप से जो है संविधान को लागू भी कर दिया जाता है, ठीक है। 11-12 जो है हमारे अधिकार हैं, वो जो है संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाती है। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान की लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू होती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अभी यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं कि जब हमारा ये 11वीं मीटिंग हुई थी, ठीक है। देखिए, थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट थोड़ा बेसिक से जानते हैं, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा जो है फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 में जो ये बैठक में होती है, तो इसमें टोटल जो है 207 लोग उपस्थित होते हैं, ठीक है। 207 लोग उपस्थित होते हैं पहली बैठक में। जो पहली बैठक में 207 लोग हाँ ठीक है, पहली बैठक में जो है 207 लोग उपस्थित होते हैं, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपाध्यक्ष जो है HC मुखर्जी होते हैं। तो इसको याद रखिए। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जब संविधान सभा की बैठक हुई तो ये अस्थायी सदस्य थे, ठीक है। लेकिन अस्थायी सदस्य बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए, लेकिन अस्थायी तौर पर ये जो है सदस्य बने थे। और ये क्यों इनको अस्थायी तौर पर सदस्य बनाया गया था, यहाँ से भी कारण बनता है कि जैसे कि और देश, जैसे कि फ्रांस का आधार था कि फ्रांस में जब भी कभी संविधान सभा का मीटिंग होती थी या कुछ भी, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सीनियर था, ठीक है, तो सीनियर था उन्हीं को जो है अध्यक्ष बनाया जाता था। इसीलिए फ्रांस के आधार पर, क्योंकि हमारा जो पॉलिटी है, हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रत्येक देश से कुछ ना कुछ जो है कॉपी किया गया है, ठीक है। तो जस्ट लाइक उसी तरह जब हमारा संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो सबसे पहले जो है उसमें सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और ज़्यादा सीनियर की बात करें तो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इसीलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और उपाध्यक्ष जो है HC मुखर्जी को बनाया गया था। और उसके बाद एक और याद रखें, ये सीनियर थे, अस्थायी थे। और फ्रांस के आधार पे जो है हमारा बैठक हुई थी, उसी आधार पर जो है फर्स्ट मीटिंग वो हुई थी, उसी आधार पर हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। अब आते हैं जब हमारा सेकेंड बैठक होती है, ठीक है। तो सेकेंड बैठक कब होती है? तो सेकेंड बैठक 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को हमारा सेकेंड बैठक होती है। तो उस दिन जो है ना परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है संविधान सभा का। परमानेंट अध्यक्ष कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ठीक है। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है डॉक्टर BN राव को जो है चयनित किया जाता है, ठीक है। इसको जो है इनका पूरा नाम था बेनागौल राव, इनका नाम था। संवैधानिक अध्यक्ष इनको बनाया जाता है, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है, और इसलिए इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है क्योंकि ये जो है ना उस समय सरकारी पद पे कार्यरत थे, इसलिए इनको जो है संवैधानिक सलाहकार के तौर पर बनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि संविधान सभा की जब तीसरी बैठक होती है, तो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, याद रखना, ठीक है। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, इसमें क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव होता है, ठीक है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन करते हैं? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव करते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो है आपका 11वां बैठक होता है। तो 11वां बैठक कब होता है? तो 11वां बैठक आपका जो होता है 26 नवंबर 1949 को 11वीं बैठक होती है। यानी हमारा तीसरी बैठक पर हमारा जो है काम चालू हो जाता है लिखने का। और आखिरी जो बैठक होती है 26 नवंबर 1949 को होती है, ठीक है। मतलब 12वां बैठक होती है। तो 12वां बैठक 11वां बैठक में आपका जो है संविधान सभा बन जाता है, इसका अंगीकृत हो जाता है, अधिनियमित हो जाता है और आत्मसमर्पित हो जाता है, ठीक है। मतलब 11वीं बैठक में यही चर्चा होती है कि इसका अंगीकृत किया जाता है, आत्मसमर्पित होता है, यानी कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। और आंशिक रूप से हमारा उस दिन जो है संविधान लागू भी हो जाता है, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। और सबसे आखिरी बैठक की बात करते हैं, तो सबसे आखिरी बैठक कब होती है? तो सबसे आखिरी बैठक जो है हमारा 24 जनवरी 1950 को होती है, जो कि 12वां बैठक रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो 24 जनवरी 1950 को ये जो कि अंतिम रूप से स्वीकृत और लागू भी हो जाता है, उस समय हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 19
50 को लागू हो जाता है, जो कि अंतिम बैठक था। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और वो अंतिम रूप से जो है उस समय हमारा संविधान लागू भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे क्वेश्चन क्या करा है, 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली जब बैठक होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को कितने लोग हाजिर होते हैं, 207 लोग। अस्थायी सदस्य कौन बनते हैं, डॉक्टर एस.एन. सिन्हा बनते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, तो उपाध्यक्ष जो है एच.सी. मुखर्जी बनते हैं। और मुस्लिम लीग ने इनको क्या किया था, ये जो है पहली जो बैठक हुई थी, तो मुस्लिम लीग क्या किए थे, उसको अस्वीकार कर देते हैं, मतलब बहिष्कार कर देते हैं, उसमें जाते नहीं। क्यों, क्योंकि इनका एक माइंड में ये चल रहा था कि भैया हमको एक अपना अलग देश बनाना है। ठीक है, क्योंकि जब बैठक हुई थी तो बैठक में 73 सीटें जो किसको, मुस्लिम लीग को मिली थी, और बाकी 207 सीटें जो है आपका कांग्रेस को मिली थी, और 15 और अन्य थे। ठीक है, तो इन लोग क्या कहते, मुस्लिम लीग ने एक अलग संविधान सभा की मांग कर दी थी, तो इसीलिए मुस्लिम लीग इसमें हाजिर नहीं हुए थे। उनका एक मानसिकता था कि भैया हमको अलग ही एक देश बनाना है, तो इसको याद रखना है। उसी से रिलेटेड कंटेंट ये है सेकेंड बैठक। तो सेकेंड बैठक क्या कर रहा है साथी, तो सेकेंड बैठक कह रहा है कि एक कब होता है, तो 11 दिसंबर 1946, जो कि पहले हम बता दिए थे। इसमें अस्थायी सदस्य कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं, तो बी.एन. राव होते हैं। और थर्ड बैठक कब होता है, तो थर्ड बैठक 13 दिसंबर 1946 को होता है। ठीक है, इसको याद रखना कि थर्ड बैठक कब होता है, थर्ड बैठक जो है हमारा 13 दिसंबर 1946 को होता है। और इसमें उद्देश्य प्रस्ताव कौन करते हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, कब पेश किया था, तो 22 जनवरी 1947 को पेश किया था। ठीक है, और संविधान का निर्माण का संकल्प भी पास हुआ था। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं करें 26 नवंबर 1949 को, ये 11वीं कौन सी बैठक होती है, 11वीं जब बैठक होती है, तो उस समय जो है संविधान का निर्माण हो जाता है, और आंशिक रूप से लगभग 11 जो है आर्टिकल जो है आंशिक रूप से संविधान हमारा लागू भी हो जाता है। अब आते हैं थोड़ा और आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कि संविधान का पहला प्रारूप, ठीक है, पहला प्रारूप कौन था, तो ये बी.एन. राव ने, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे, और अक्टूबर 1946 को संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने ही प्रदर्शित किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। करे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करे कि प्रारूप समिति का गठन कब होता है, तो प्रारूप समिति का जो गठन होता है साथी, ये जो है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और फर्स्ट प्रारूप जो है 1946, जो कि बी.एन. राव के द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, करें कि प्रारूप समिति के गठन ये हो गया। संविधान को अब लिखने में कितना टाइम लगा था, यहाँ से भी देख लो, तो भैया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ये संविधान को लिखने में ये टाइम लगा था। ये प्रारूप समिति जो थी ना, मतलब इनकी बैठक जो टाइमिंग लगा था इसको बनाने में, इसमें 2 साल 11 महीना 18 दिन ये पूरे टाइमिंग लगा था। ठीक है, आगे देखते हैं कितना बहस हुई थी, तो जो है हमारा बहस 114 बहस हुई थी, और 3 बार रीडिंग यानी वाचन किया गया, जो हमारे संविधान है इसको 3 बार पढ़ा गया जब 12वीं बैठक हुई थी। ठीक है, तो 12वीं बैठक के टाइम पर 260 देशों का, ठीक है, 60 देशों के संविधान का अवलोकन हुआ था। मुख्य रूप से 10 देश थे, तो ये भी याद रखना। और ये हमारे संविधान में टोटल खर्चा कितना आया था, तो हमारे संविधान में टोटल खर्चा की बात करें साथी, तो जो है 64 लाख का हमारा संविधान में बनाने में हमारा टोटल खर्चा कितना का आया था, 64 लाख का। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना खर्चा आया था, 64 लाख का। अब आ जाते हैं हमारा जब 11वीं बैठक होती है, तो 11वीं बैठक जो हमारा होती है तो 26 नवंबर 1949 को होती है। इस दिनांक को जो है संविधान बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, इस दिनांक को हमारा क्या होता है, संविधान बनकर जो है तैयार हो जाता है, और अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित भी कर दिया जाता है, और आंशिक रूप से लगभग 11 जो है आर्टिकल जो है क्या होते हैं, लागू भी हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बाबू आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा कह रहा है 12वीं बैठक। ठीक है, तो 12वीं बैठक कब होती है बाबू, चलते हैं 12वीं बैठक, और ये अंतिम बैठक थी।
तो ये 12वीं बैठक होती है, 24 जनवरी 1950 को होती है और ये अंतिम रूप से जो है होती है स्वीकृत, यानी इस दिन हमारा जो है संविधान को स्वीकृत मिल जाता है। और इसी दिन जो है हमारे देश के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हो जाते हैं। और इसी दिन क्या है, इसी दिन जो है राष्ट्रगान को राष्ट्रीय गीत भी स्वीकार किया गया था। कब? जब 12वीं बैठक होती है। कब होती है? 24 जनवरी 1950 को होती है। और इसी दिन जो है राष्ट्रगान को गाया गया था और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था। तो इसको हमको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार कर दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। संविधान सभा का पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। ठीक है। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार की गृह मंत्री की बात करें तो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में भारतीयों की इच्छा अनुसार, ठीक है, कह रहे कि भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह किसका कथन है? तो भैया ये जो है बोले थे हमारे महात्मा गांधी जी बोले थे कि भारतीय संविधान की भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी। यह बात किसने बोला था? तो यह जो है कथन हमारे महात्मा गांधी ने बोला था। अब चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है साथी कि यहाँ तक तो हम पढ़ लिए हैं कि संविधान औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार जो है प्रतिपादन किसने किया था? औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार के प्रतिपादन की बात करें तो एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है? कह रहे कि संविधान का गठन किसकी संतुष्टि के आधार पर किया गया था? तो जो है ये कैबिनेट की संतुष्टि के आधार पर, कैबिनेट मिशन जो 1946 इसके संतुष्टि के आधार पर जो है ये गठन हुई थी। तो इसको याद रखना है, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहे कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया, इसीलिए इसी तारीख को जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि आखिरकार जो है हम 26 जनवरी को ही क्यों हम मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस या संविधान, क्योंकि हमारा 26 जनवरी 1930 को ही सबसे पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था कि भाई वो एक जो है नदी के किनारे, ठीक है, हमारे गांधी जी और जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने शपथ लिया था कि देश को आज़ाद करना है। तो वो जो तारीख थी हमारे 26 जनवरी 1950 थी। तो उस टाइम पे जो है ये लोग शपथ लिए थे, लेकिन एट फाइनली देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है फर्स्ट राष्ट्रपति चयनित किया गया था। ठीक है, और संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। तो ये प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, प्रेसिडेंट बने, कब बने? तो ये बने थे 26 जनवरी 1950 को। तो इसको आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान को, कह रहे कि पाकिस्तान को अलग होने से पहले, ठीक है, पाकिस्तान अलग होने से पहले संविधान सभा के पास 389 सीट थी। तो इसको भी याद रखना कि पाकिस्तान अलग होने से पहले जो है संविधान सभा के पास 389 सीटें थी, जिसमें 207 इंडियन कांग्रेस को मिली थी और 72 जो है मुस्लिम लीग को और 15 जो है अन्य लोगों को मिली थी। और इसमें 15 जो है सीटें महिलाओं का भी था। तो इसको भी याद रखना है। पाकिस्तान अलग होने के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितना रह गई? 299 रह गई। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, इसको याद रखना है। देखिए क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है कि कुछ समितियाँ थे, उसके अध्यक्ष कौन कौन होते हैं, और इसको याद करने का मैं थोड़ा सा सिंपल ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और देखिए संचालन समिति, तो भैया संचालन कौन करेगा? तो संचालन जो मालिक होगा वही करेगा। तो देश के राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसलिए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संघ, संघ मतलब आज के डेट में एक तरफ से संघ मतलब पावर होता है। तो याद रखिए कि जो भी पावर वाला काम है भैया, जिसके पास शक्ति रहेगी वही करेगा। तो भाई प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो संघ थे वही याद रखिएगा कि जो संघ संविधान समिति इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत, तो प्रांत आपको पता होगा भैया, जितने भी प्रांत थे सबको जोड़ने वाले कम कौन थे, तो हमारे मसीहा थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जितना छोटे छोटे रियासतें और प्रांत थे, तो इनको जोड़ने इन्होंने सब, जो भी जिसका समिति का अध्यक्ष था, अपना काम जो है बहुत बेखूबी तौर से निभाया। ठीक है, तो यहाँ से आगे की प्रांत समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको आपको याद रखना, प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब आ जाता है फिर संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये करेगा कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ समिति के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आ जाता है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति को याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जितना भी प्रारूप का काम तैयार करने वाला था ड्राफ्टिंग कमेटी के, इसका अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सबसे ज्यादा योगदान इसमें देखिए करेंगे भारतीय देखकर ऐसा थे कि भारतीय संघ की वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री के पास होती हैं, बात तो सही है। और सबसे बड़ी समिति जो है मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति थी, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समिति की बात करें साथी, तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति थी, तो इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोई धोखा नहीं ना देगा। बस आगे बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या करा है कि तदर्थ समिति, यानी सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, तो ये कौन सी समिति थी, प्रारूप समिति थी। ठीक है, आते हैं आगे थोड़ा सा। ये तदर्थ झंडा समिति, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति, तो इसके जो है ए एन सिन्हा थे। थोड़ा सा गाड़ी आ रही है इसलिए दिक्कतें हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। चलिए, करे कि मूल अधिकार, इसके उप समिति कौन थे, जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक के उप समिति कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे। और प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका याद रखना है, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो है ना, मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति, इन दोनों को मिलाकर इसका अभी अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इसको याद रखना है। ठीक है, और उप समिति में कौन थे, तो जेबी कृपलानी और एच.सी. मुखर्जी थे, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या करा ऐसा थे कि प्रारूप समिति जो हमारी बनी थी, तो प्रारूप समिति में कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से सदस्य थे, भैया ये तो याद रखो, पूरा तो ये मालिक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इससे एक और क्वेश्चन है कि 29 अगस्त 1947 को जो है ना, ये अध्यक्ष जो है आज़ादी से 2 हफ्ते बाद तक ये रहने वाले हैं कौन, और 7 अगस्त तक थे, ये भगवान कृष्ण थे। ठीक है, एन गोपाल अयंगार। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे। उसके बाद कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी यानी डॉक्टर के मुंशी, ये भी थे प्रारूप समिति में। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, ये थे। एन माधव राव, यानी इन्हें बी.एल. मिश्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया था। और उसके बाद 7वां आदमी था डॉक्टर पी खेतान थे। ठीक है, 1948 में इनके मृत्यु के बाद जो है टी.टी. ब्रह्मचारी को नियुक्त किया गया था। तो ये याद रखना कि प्रारूप समिति में 7 लोग थे, और 7 कौन कौन थे, तो उनका नाम याद रखना। एक और सा ट्रिक है कि जिस समिति में भगवान यानी श्री रामकृष्ण का जो है, मतलब भगवान कृष्ण का नाम आ जाए, तो समझना कि वो प्रारूप समिति से। जैसे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये पता ही है। गोपाल,
तो गोपाल कृष्णा जी का ही नाम है। कृष्ण स्वामी अय्यर, यह भी कृष्णा जी का ही नाम है। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, यह भी कृष्ण भगवान का नाम है। ठीक है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तो इसको ऐसे याद रखना, समोसा, यानी सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो इसके भी अध्यक्ष इसमें जो है सदस्य थे सैयद मोहम्मद और एम माधव राय। इन्हें जो है बेल मिश्रा जैसे एक्सपायर हो गए कार्य के दौरान, तो उसके स्थान पे जो है नियुक्त किया है डॉक्टर पी खेतान को। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद जो है टीटी कर्मचारी को जो है नियुक्त किया गया। तो उम्मीद करता हूँ साथियों बिल्कुल समझ में आती होगी। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहे हैं, प्रारूप समिति के मसौदा समिति, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। ये हो गया। ये कह रहे हैं कि प्रारूप समिति को मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है किसी भी तरीका से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार कह रहा है भैया कि 26 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 सितंबर 1946 में गठित होती है। इसका गठन जो है कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है किया गया। इसके बारे में अंबेडकर, ठीक है, इसके बारे में अंबेडकर ने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। कैबिनेट मिशन का प्रस्तावित अंतिम अंतरिम सरकार के कुल जो है 14 सदस्य थे। तो इसको आपको यहाँ तक याद रखना है। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और किसी नए वीडियो के साथ में। अब अगला हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, अंतरिम सरकार में कौन कौन से सलाहकार थे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं है, इसको देख लें क्या। चलिए मन नहीं कर रहा है, मतलब कल से जो है हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, अंतरिम सरकार से, अंतरिम सरकार हमारा टॉपिक रहेगा, कौन कौन है अंतरिम सरकार में। ठीक है, मतलब जो हमारी सरकार बनी थी उसमें कौन कौन है, तो उसी से रिलेटेड आगे हमको पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना यार। धन्यवाद, थैंक यू।